में कांग्रेस को मिली करारी हार की गाज 34 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों पर गिरी है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा प्रत्याशियों को 5000 से अधिक की लीड मिलने पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया है। हालांकि हार के लिए जिम्मेदार कांग्रेस के बड़े नेताओं की कुर्सी अभी भी सलामत है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को भंग करने की घोषणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में संबोधित करते हुए लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर एवं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान इस अवसर पर मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने यह निर्णय संगठन को निचले स्तर से मजबूत करने के दृष्टिगत लिया है। उन्होंने कहा कि भंग की गई ब्लॉक कमेटियों का पुनर्गठन जल्द कर दिया जाएगा, जिसमें पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। परिवहन मंत्री जी.एस. वाली के अनुसार मिशन के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत करवाने के लिए उन्होंने स्वयं तथा पथ परिवहन निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अथक प्रयास किए थे। परिवहन मंत्री ने कहा कि नई सुविधा युक्त बस उपलब्ध करवाने के साथ साथ निगम चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सभी बस अड्डों में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है ताकि यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी बस अड्डों में यात्री सूचना प्रदर्शन पटल लगाए जाएंगे। बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर ध्यान दे रही है। स्वच्छ अभियान में कई प्रकार की तकनीक के प्रयोग में लाने के बावजूद ब्यास में डूबे छात्रों के शव आसानी से नहीं मिल रहे हैं। इस कारण परिजन मायूस होकर वापस अपने राज्य लौट रहे हैं। लेकिन अब ब्यास ने शवों को सिल्ट वगैरह पानी से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। ब्यास नदी में जोगनी माता के पास एक और छात्र का शव पडोर डैम से 4 किलोमीटर पीछे सर्च अभियान के दौरान बरामद हुआ, जिसकी पहचान BNR इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद के छात्र बी महेन शाही राजपुत्र बी सुब्बाराम के रूप में की गई। अब तक 13 शव मिल चुके हैं। 11 स्टूडेंट और एक टूर ऑपरेटर का शव अभी नहीं मिला है। सर्च अभियान में जुटे NDRF के जवानों ने शव ब्यास किनारे नाव से पेट्रोलिंग के दौरान तैरते हुए जोगनी फाल के पास दोपहर 12 बजे देखा। प्रशासन ने शव की पहचान के बाद पोस्टमार्टम करवा परिजनों के हवाले कर दिया है और शव दिल्ली तक पहुंचाने के लिए वाहन मुहैया करवाकर उसे भिजवाने की व्यवस्था भी कर दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 34 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को भंग करने की घोषणा की। इसमें नालागढ़, पांवटा साहिब, बैजनाथ, कांगड़ा, शाहपुर, ज्वालामुखी, सुलह, नूरपुर, दून, पालमपुर, उन्ना, भोरंज, भटियात, नगरोटा, फतेहपुर, चंबा, नाहन, गुमारवी, अर्की, इंदौरा, दहलोजी, सरकाघाट, हमीरपुर, धर्मशाला, धर्मपुर, बिलासपुर, जसमा, परागपुर, मंडी, जयसीपुर, देहरा, गगरेट, झंडुता, सोलन और बलहा शामिल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने संकेत दिए कि पार्टी आने वाले समय में संगठनात्मक स्तर पर फिर से फेरबदल कर सकती है। उन्होंने कहा कि जहां पर जरूरी होगा वहां पर परिवर्तन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की रिपोर्ट तैयार कर इससे हाईकमान को अवगत करवाया गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति एक पद को लेकर भी पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। प्याज की फसल की रिकॉर्ड पैदावार होने के बावजूद इसके दामों में हुई वृद्धि ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्ष 2013-2014 में भारत में प्याज का उत्पादन 19.3 मिलियन मीट्रिक टन हुआ था। प्याज के होलसेल दामों में विभिन्न शहरों में 20 से 50% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के नासिक शहर में प्रति मंडियों में भी 22 से 28% तक कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है। देश के 10 प्रमुख प्याज बाजारों में भी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। इस वर्ष पहले ही प्याज महंगा और पैदावार कम होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मानसून की रफ्तार धीमी गति से आगे बढ़ रही है। इसलिए प्याज की नई फसल बोने में देरी हो रही है। महाराष्ट्र में भी यह माना जा रहा है कि कम बारिश के कारण प्याज की उत्पादकता कम हुई है, इसलिए उसकी सप्लाई भी कम हो रही है। प्याज ही नहीं बल्कि पिछले 2 सप्ताहों में सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है। प्याज की कीमतों ने मोदी सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। चुनाव के दौरान भाजपा ने महंगाई का मुद्दा विशेष रूप से यूपी सरकार के खिलाफ उठाया था। मार्च 2010 में कीमतें 20% बढ़ी थी तथा उसके बाद नवंबर-दिसंबर में कीमतें 45% बढ़ी। 2011 में कीमतों में 42% एवं दिसंबर 2012 तक फरवरी 2013 के बीच प्याज की कीमतों में
30% तक की बढ़ोतरी हुई है। जून से अक्टूबर के मध्य कीमतें आसमान को छूने लगी थी, जब कीमतों में 207% तक का उछाल आ गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्य सरकारों से प्याज के जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। यह माना जा रहा है कि जमाखोरों द्वारा ही कीमतों में बढ़ोतरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं नासिक के प्याज उत्पादक किसानों का भी कहना है कि प्याज के कारोबार में लगे व्यापारियों में सभी पार्टियों के राजनीतिज्ञ शामिल है। गत वर्ष भी उन्होंने जमाखोरी को बढ़ावा दिया था तथा इस बार भी वे ऐसा ही कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि व्यापारियों द्वारा 4 महीने तक प्याज जमा किया जाता है तथा उसके बाद उसे 3 गुना दामों पर बेचा जाता है। इसलिए चालू सीजन में भी दाम अधिक है तथा सर्दियों में भी दाम अधिक रहने के आसार हैं। लोट में ब्यास नदी में 24 छात्रों का बह जाना कोई साधारण दुर्घटना नहीं बल्कि बिना इरादे की हत्या है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होकर उन्हें सजा मिली। यह बात यहाँ कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद शांता कुमार ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। शांता कुमार ने जांच रिपोर्ट आने से पहले क्लीन चिट देने के मामले में भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन का कसूर नहीं है तो क्या पानी अपने आप उछलकर आ गया? इस मामले में सरकार भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पहले से एहतियाती कदम नहीं उठाए जा सकते थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस प्रकार के हादसे व सड़क हादसे हिमाचल के पर्यटन के लिए सही नहीं है। प्रदेश सरकार विपक्ष को विश्वास मिले और सड़कों के बारे नियम तय करे, इससे के हादसे रोके जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार चाहे वह किसी भी पार्टी की हो का पूरा सम्मान किया जाएगा। चुनावों की गड़बड़ाहट को बुलाकर केंद्र व राज्य की सरकारें मिलकर काम करेगी। शांता कुमार ने कहा कि भाजपा ने गंगा साफ करने का संकल्प लिया है, लेकिन इससे पहले राजनीति की गंगा को साफ करना होगा। इस मौके पर शांता कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के विकास के लिए योजना बनाए, इसमें सरकार का पूरा सहयोग किया जाएगा। साथ ही भारत सरकार से भी सहयोग लेने की कोशिश की जाएगी। शांता कुमार ने कहा कि कांगड़ा चंबा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार नई योजनाएं बनाए। शांता कुमार ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने रेलवे का विस्तार व चंबा में सीमेंट उद्योग बारे भी प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के सहयोग से समाधान निकाला जाएगा। इसके अलावा धर्मशाला में हाईकोर्ट के सर्किट बेंच के लिए भी प्रदेश सरकार सहयोग करे। खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस वाली ने कहा कि खाद्य आपूर्ति निगम ने 12 दैनिक वेतन भोगियों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि निगम में वर्ष 1996 से लगे कुछ अन्य कर्मचारियों को शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा रही है ताकि उनको पदोन्नति का लाभ मिल सके। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जीएस वाली ने कहा कि जल्द स्कूल यूनिफॉर्म की खरीद भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म बेहतर क्वालिटी की खरीदी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद खरीद में पिछले साल की अपेक्षा 10% राशि की बचत की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की तरफ से यूनिफॉर्म खरीद के लिए देर से आवेदन मिलने पर इसकी खरीद में अधिक समय लगा है। उन्होंने यह भी बताया कि निगम ने आगामी साल 10% मुनाफा कमाने का लक्ष्य रखा है। जीएस वाली ने कहा कि कांगड़ा और पालमपुर में इसी माह खाद्य एवं नागरिक निगमों के नए स्टोर खुल जाएंगे। नगरोटा में पहले ही स्टोर खुल चुका है और इसके बाद शिमला में भी इस तरह का स्टोर खोला जाएगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जीएस वाली ने कहा कि निगम के माल की ढुलाई के लिए 10 नए ट्रकों की खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे माल के देरी से पहुंचने संबंधी शिकायतों का निवारण हो सकेगा। जीएस वाली ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के निर्देशानुसार सरकार प्रदेश में जमाखोरी को नहीं बढ़ने देगी। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाएं प्रभावी कदम उठा रही है ताकि लोगों को जमाखोरी की वजह से किसी तरह की परेशानी न आए। बीते दिनों ब्यास नदी में बहे हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग
एक कॉलेज के विद्यार्थियों के शवों को तलाशने के लिए सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षण केंद्र शमशी के जाबाज अभी भी डटे हुए हैं। एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र शमशी के द्वितीय कमान संजीव यादव के अनुसार सर्च ऑपरेशन में एसएसबी के अधिकारी व जवान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ब्यास की तेज धाराओं तथा विपरीत परिस्थितियों में भी ये जवान शवों का पता लगाने में जुटे हुए हैं।